नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी यूपी विधानसभा में विपक्ष के हल्ला बोल की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर उठते सवालों की, जानेंगे चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के बीजेपी से कनेक्शन को, देखेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर फंस रहे पेज को, महाराष्ट्र एनडीए में बढ़ते टकराव को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे रणवीर इलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह का फिर बदला समय। 20 फरवरी सुबह 11 बजे नए सीएम का होगा शपथ समारोह। भारत पहुंचे कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद करके सरकार ने अस्वीकारी अपनी असफलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद बढ़ाया गया पहरा। सभी प्लेटफॉर्म गेट पर आरपीएफ के साथ सीआरपीएफ जवान भी किए गए तैनात। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। भगदड़ जैसे हालातों को देखते हुए बंद करने पड़े सभी गेट। प्रयागराज जंक्शन पर 30 मिनट तक रही अफरा तफरी। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की अहम खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार यानी कि आज से शुरू हो गया है, जहां समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में हुई मौतों, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए खूब नारेबाजी की और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसे में कुंभ की अव्यवस्था पर योगी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर विपक्ष के निशाने पर चल रही योगी सरकार सदन में भी विपक्ष के विरोध से घिर गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी को घेरते हुए सपा ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सदन के शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा को घेरा और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने, किसानों के विरुद्ध हो रहे अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। दरअसल मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान सपा सदस्य लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। इस नारेबाजी के बीच राज्यपाल ने करीब 10 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया और इसके बाद सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद सदन के बाहर सपा विधायक अतुल प्रधान जंजीर पहनकर विरोध जताते नजर आए। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अमेरिका द्वारा अमानवीय तरीके से मालवाहक यान में लाए गए अपने नागरिकों के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस कृत्य से देश का हर नागरिक अपमानित महसूस कर रहा है और डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। कभी कभी इंजन आपस में टकराने में लगे रहते, लेकिन अब हिंदुस्तान इस अपमान को सहन नहीं करेगा। बताते चले, यूपी का विधानसभा बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में कुंभ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय वाली समिति की बैठक में सोमवार को यह अहम फैसला लिया गया। ज्ञानेश कुमार बुधवार यानी कि 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नियम पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले इसकी घोषणा कर दी गई। ऐसे में इस पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु अपने पद पर बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस ने कहा, हम अहंकार में काम नहीं कर सकते, बैठक स्थगित करनी थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। सीईसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजीआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। सिंघवी ने कहा, मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया कानून द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 ऑर्डर पास किए और अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी थी। हालांकि सरकार ने कांग्रेस की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए बैठक की और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला कर लिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही इसे मोदी सरकार की तानाशाही से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होने से पहले ही पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले सिलेक्शन पैनल ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का नाम तय कर दिया है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चर्चा विवेक जोशी की भी हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो वहीं विवेक जोशी को देश का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, जिस पर सवाल खड़े हो गए। राष्ट्रपति की तरफ से उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी मिल गई है। विवेक जोशी हरियाणा कैडर के आईएएस है। साल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को नवंबर 2024 में पूर्व सेक्रेटरी TVSN प्रसाद के रिटायर होने के बाद हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। इससे पहले वो केंद्र सरकार की सेवा में थे और यहीं से ही विवाद शुरू हुआ। केंद्र सरकार में डेपुटेशन से लौटने के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला था। विवेक जोशी की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति की वजह से अब राज्य में नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाएगी। विवेक जोशी को लेकर कहा जाता है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। केंद्र में डेपुटेशन पर रहे विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव बनने से पहले 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सचिव रहे हैं, जिसको लेकर विवाद अब गर्माता जा रहा है। इसके बाद उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी मिली। 4 साल तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के तौर पर जोशी ने काम किया, यानी उन्होंने लंबा समय पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ काम किया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से फैसला लिया है, वो अपने हित को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड के भी वो सदस्य रह चुके हैं। विवेक जोशी का कार्यकाल 6 साल का होगा, यानी 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा तब विवेक जोशी मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं, क्योंकि परंपरा में सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि विवेक जोशी और ज्ञानेश कुमार को लेकर जिस तरह से नियुक्ति की गई है वो सरकार का दोहरा रवैया दिखाता है, साथ ही तानाशाही की तरफ इशारा करता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पर और क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आई है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के गृह विभाग ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा में भारी कटौती कर दी है, जिसके बाद और विवाद बढ़ गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात का अंदाजा फडणवीस सरकार के एक हालिया फैसले से लगाया जा सकता है। दरअसल फडणवीस ने सोमवार 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 20 विधायकों की सुरक्षा में भारी कटौती कर दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में बवाल आ गया है। इन नेताओं को पहले Y+ सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन अब इसे घटाकर महज 1 कांस्टेबल तक सीमित कर दिया गया है। ऐसे में फडणवीस के इस फैसले पर सियासी हलकों में शोर भी मच गया है। हालांकि सीएम फडणवीस ने बैलेंस के तौर पर कुछ भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नेताओं को प्रदान की गई सुरक्षा भी वापस ली है, लेकिन इनकी संख्या शिंदे के विधायकों के मुकाबले बहुत कम है। आपको बता दें, फडणवीस और शिंदे के बीच ये तकरार नई नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही दोनों नेताओं में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मनमुटाव दिखने लगे थे। इसके बाद से कई मौकों पर ये तकरार बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार के दिन ही फडणवीस के इस एक्शन से पहले एक और घटना हुई थी। एकनाथ शिंदे ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की, जबकि फडणवीस जनवरी में ही इस डिपार्टमेंट में बैठक कर चुके थे। ये विभाग शिंदे गुट के नेता उदय सामंत के पास है। उदय सामंत ने पिछले दिनों एक लेटर में कहा था कि विभाग के अधिकारी उन्हें प्रमुख नीतियों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे। यही वजह थी कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दोबारा बैठक ली। इसके अलावा पिछले महीने शिंदे ने 2027 में कुंभ मेले की तैयारियों पर फडणवीस द्वारा बुलाई गई नासिक महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक में भाग नहीं लिया और बाद में इस विषय पर अपनी अलग समीक्षा बैठक की थी। ऐसे में फडणवीस के इस फैसले को शिंदे और बीजेपी के बीच बड़ी खटपट के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि शिंदे आगे क्या कुछ रुख अपनाते हैं और किस तरह से नाराजगी बाहर निकल कर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों के संरक्षण कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई एक बार फिर से टाल दी है। इसके साथ ही मामले पर दायर की जा रही नई याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं इस बीच मामले पर केंद्र के रुख पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो क्यों नाराज हुए सीजीआई, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी 7 याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई टाल दी। मामले की सुनवाई 2 जजों की बेंच में होनी थी, लेकिन अब 3 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई करेगी। अब ये मामला अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सुना जाएगा।
इसी के साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर स्टे बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तरफ से दाखिल न होने वाले जवाब पर भी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इस मामले पर एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की जा रही है, जिस पर सीजीआई ने कहा याचिकाएं दायर करने की एक सीमा होती है। बहुत सारे अंतरिम आवेदन दायर किए गए हैं, हम शायद इस पर सुनवाई नहीं कर पाए। उन्होंने 12 दिसंबर 2024 के अपने आदेश के जरिए कई हिंदू पक्षों की ओर से दायर लगभग 18 मुकदमों में कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोक दिया, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जमा मस्जिद सहित 10 मस्जिदों के मूल धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था। संभल की शाही जमा मस्जिद में झड़पों में 4 लोग मारे गए थे। इसके बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को 17 फरवरी को प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के नेता और किराना की सांसद इकरा चौधरी और कांग्रेस पार्टी समेत अन्य ने 12 दिसंबर 2024 के बाद कई याचिकाएं दायर की, जिनमें साल 1991 के कानून के प्रभावी कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया है। इकरा चौधरी ने 14 फरवरी को मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाकर कानूनी कार्यवाही की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया था। इसके बारे में उनका कहना था कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव और देश की धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरा है। बताते चले, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन इस पर केंद्र की तरफ से की गई देरी पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर स्टे बरकरार रखा है। फिलहाल देखना होगा केंद्र की तरफ से इस पर अब क्या जवाब आता है। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन कोर्ट ने इलाहाबादिया को कंटेंट पर जबरदस्त फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी है। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील जोक्स करने वाले यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। दरअसल इलाहाबादिया की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणियों को लेकर देश भर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि सुनवाई के दौरान इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को निर्देश दिया कि वो जांच में शामिल हो। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। बता दें, मामले पर सुनवाई के दौरान रणवीर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज है, जिससे उनकी जान को खतरा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ गंदगी है, जिसके चलते ये टिप्पणी की गई। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। दिमाग में जो गंदगी है वो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आई है। ऐसी सूरत में कोर्ट तुम्हें राहत क्यों दे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आपको खतरा है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप शिकायत करें। बताते चले, रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको एक साथ क्लब करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। असम में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा, समेरेना और इंडिया गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत दे दी है। रात के अंधेरे में की गई मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर एक तरफ जहां सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं कि 4 साल के कार्यकाल में मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे काम करेंगे, उनकी ये राह कितनी मुश्किल या कितनी आसान होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ऐसे में उनकी पहली परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होगी, जहाँ इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पद पर रहते हुए उनके 4 साल के कार्यकाल में 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिम्मा भी नए मुख्य चुनाव आयुक्त पर होगा। वहीं बिहार के बाद साल 2026 में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2028 में भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा साल 2029 में मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में देश के 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जो फैसला लिया गया है वो नियम के खिलाफ है। नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और चुपचाप से मोदी सरकार ने विपक्ष को नजरअंदाज करके ये फैसला लिया। ऐसे में ज्ञानेश कुमार पर भी राजीव कुमार की तरह सवाल खड़े हो गए हैं, जिसे कांग्रेस सीधे सीधे असंवैधानिक करार दे रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की।
अधिसूचना जारी कर दी। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। ये व्यवहार केवल उन संदेहों की पुष्टि करता है जो कई लोगों ने व्यक्त किए हैं कि कैसे सत्तारूढ़ शासन चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है और अपने लाभ के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ रहा है। चाहे वो फर्जी मतदाता सूचियां हो, बीजेपी के पक्ष में कार्यक्रम हो या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं हो, ऐसे मामलों के चलते सरकार और उनके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त गहरे संदेह के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ नया मोड़ आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।